लोकतंत्र जिसकी अंग्रेजी होती है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी क्या होती है इसकी? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की अंग्रेजी क्या होती है? डेमोक्रेसी। अगर बात करें डेमोक्रेसी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से मिलकर ये डेमोक्रेसी बना है? डेमोस और क्रेशिया। इन दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो अगर लोकतंत्र की परिभाषा पूछ लिया जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या होगी? सामान्यतः जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र की परिभाषा ही यही होती है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। सरकार किसके माध्यम से चुनी जाती है? जनता के माध्यम। हेलो नमस्कार, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के लिए ऐसे प्रश्न ढूंढते रहते हैं कि जो एग्जाम में देखने को मिल जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या बोर्ड पेपर का एग्जाम हो, सामाजिक विज्ञान के लिए हम 15 प्रश्न अति लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के आते हैं वो लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और मददगार साबित होने वाले। इसलिए आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग क्लास में ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सबसे पहले कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। जबकि यदि बात की जाए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी। किसने निभाई थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, इसने सबसे पहले बात करिए कौन था ये? पर्शिया एक देश था जिसका ये पीएम था, यानी कि प्रधानमंत्री था। पर्शिया का पीएम कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क था। इसने 3 देशों के साथ युद्ध किया। आप जैसे देखिए भारत की सरकार, अगर आप भारत की सरकार की कितना भी विरोध हो, खिलाफ हो, भारत की सरकार को आप पसंद नहीं करते, लेकिन अगर भारत की सरकार का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए तब आप भारत की सरकार का सपोर्ट करेंगे। जैसा आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में सुना, ठीक है, उसी तरीके से जर्मन जो था वो जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में। इसने 3 देशों के साथ युद्ध किया। ऑस्ट्रिया के साथ, किसके साथ युद्ध किया? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। और युद्ध किया डेनमार्क के साथ। और किसके साथ युद्ध किया? फ्रांस के साथ। और इन सभी युद्ध में जीत की भी प्राप्ति की। ठीक है, तो युद्ध के माध्यम से इसने क्या किया? जो जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक साथ जोड़ दिया। किसने? ऑटोमन बिस्मार्क ने। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक ऑटोमन बिस्मार्क को कहा जाता है। और फिर जर्मनी का चांसलर बन गया ऑटोमन बिस्मार्क। तो अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, जब ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया ने, नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडरशिप कौन कर रहा था? ऑटोमन बिस्मार्क। जब ऑटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया ने 3 युद्धों, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट किया। ठीक है, इन युद्धों के माध्यम से क्या किया? जर्मन राज्य जो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, उनको क्या कर लिया? एकजुट कर लिया। ठीक है, बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी 1-2 दिन बाद आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। अभी लाइव क्लासेस चल नहीं पा रही क्योंकि सिस्टम पूरा बिल्कुल बिगड़ गया। 1-2 महीने हो पाई सेवा, बाकी 2-4 दिन के बाद फिर लगे हैं किसी तरीके से हो जाएगा काम आप लोगों का। ठीक है, अब बात करें दूसरा प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। ठीक है, प्रश्न है लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र जिसकी अंग्रेजी होती है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी क्या होती है इसकी? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की अंग्रेजी क्या होती है? डेमोक्रेसी।
अगर बात करें डेमोक्रेसी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से मिलकर ये डेमोक्रेसी बना है? डेमोस और क्रेशिया। इन दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। क्रेशिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो अगर लोकतंत्र की परिभाषा पूछ लिया जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो गई? सामान्यतः जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र की परिभाषा ही यही होती है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। सरकार किसके माध्यम से चुनी जाती है? जनता के माध्यम से। जैसे हमारे देश में देखिए, हम लोग वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं, तब सरकार का चुनाव होता है कि नहीं? बात है सही। हम लोग वोटिंग करते हैं तब जाके सरकार का चुनाव होता है, आप लोग देखते होंगे। तो हमारे देश में लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में लोकतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, डेमोक्रेसी डे, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये क्या था? प्रश्न यही था कि भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं बताइए। तो आप लोग तो लोकतंत्र के बारे में जान ही गए, जनता का शासन। तो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका सबसे पहली विशेषता यह है कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है। हमारे देश में जो चुनाव होता है वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। हम उस देश को लोकतांत्रिक देश कहेंगे ही नहीं जहां पर चुनाव स्वतंत्र ना हो, यानी कि लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाए वोटिंग करने के लिए, जबरदस्ती कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, नहीं तो जो है वो आपको गोली मार दी जाएगी या आपके बच्चे को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो हम उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। या अगर लालच में आकर आप वोट करें एक सीसी दारू पे, एक मुर्गा दारू पे, तो वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, ठीक है, अगर वो एक किसी स्पेशल पार्टी का साथ देने लगे, पक्षपात करने लगे, तो क्या वो कहलाएगा लोकतांत्रिक देश? नहीं, वो देश लोकतांत्रिक देश कतई नहीं कहलाएगा। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लोकतंत्र में सबसे पहली शर्त यही है कि जो चुनाव हो, भाई चुनाव के माध्यम से ही क्या होगा? सरकार का प्रतिनिधित्व जो होगा वो चुना जाएगा। तो चुनाव अगर स्वतंत्र ना हो और निष्पक्ष ना हो तो लोकतंत्र होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, और दूसरी जो व्यवस्था है हमारे देश की, वो है कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, तमाम ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको कांग्रेस का काम पसंद नहीं है, आप बीजेपी को वोट दे दिए, बीजेपी का भी पसंद नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं पसंद आया, आम आदमी पार्टी को वोट दे दिए। तमाम आपके पास ऑप्शन है। लेकिन यही आपका एक पड़ोसी देश है चीन। कौन सा देश है? चीन आपका एक पड़ोसी देश है, चीन। चीन में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है। चीन में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है। अगर आपको वोट देना है तो इसी को वोट देना है, नहीं तो रहने दीजिए। अगर आपको वोटिंग करनी है तो उसी पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, आप अपनी क्लास में अकेले हैं। कैसे हैं? अकेले हैं, तो आप अपनी क्लास के हमेशा टॉपर ही रहेंगे, क्योंकि भाई आप एक नंबर लाइए, चाहे 100 में 100 लाइए, 100% मार्क्स लाइए, तब भी कोई आपके मुकाबले में है ही नहीं, आपका प्रतिबंधी कोई है ही नहीं। ठीक है, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, तो इसलिए आप हमेशा टॉप करेंगे। उसी तरीके से चीन में हमेशा वही पार्टी जीतती है, क्योंकि उसके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। यहाँ का संविधान ही इन लोगों ने बदल डाला कि कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी हमारे देश में नहीं बन सकती। तो क्या हम इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे? देखने में तो चुनाव होता है, क्या मतलब है इसे चुनाव का? और एक है अमेरिका, इसे कहते हैं एक दलीय व्यवस्था। इसे क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था। अमेरिका जो यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है, यहाँ पर केवल 2 राजनीतिक पार्टियां होती हैं, द्विदलीय व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर 2 राजनीतिक पार्टियां होती हैं, यानी कि कितनी पार्टी रहेगी? 2 राजनीतिक पार्टी रहेगी। ठीक है, 2 राजनीतिक पार्टी रहेगी, या तो आप इसको वोट दीजिए या तो आप इसको वोट दीजिए, तीसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता। कहां पर? अमेरिका में। तो
हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। तो हमारे देश में बहुत सारे ऑप्शन हैं कि नहीं? चीन में एक दलीय व्यवस्था और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था। आगे आप लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र में, ये सब है आपके कोर्स में। तो हमारे देश के लोकतंत्र की दो विशेषताएं क्या हो गई? सबसे पहला, हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ये हमारा हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, औसत आय से आप क्या समझते हैं? औसत आय से आप क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं आप? नहीं भाई, हम तो कुछ नहीं समझते, अभी सर समझाएंगे। जी बिल्कुल समझाएंगे। औसत आय, औसत आय को एक और नाम से जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। औसत आय को और क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। किसको? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय और किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कह देते हैं। कुल जनसंख्या, ठीक है, ये क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है। किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को क्या कह देते हैं? प्रति व्यक्ति। जैसे हम आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लें कि मान लीजिए किसी देश की कुल जनसंख्या है, कुल आय है 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। 1 लाख उसकी कुल इनकम है, कुल आय है, और उसकी कुल जनसंख्या है 100। ठीक है, तो 1 लाख को किससे भाग दे देंगे? किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो 100 से डिवाइड, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल आई? 1000 निकल आई। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय किसे कहते हैं? किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये लाइव चैट चलती रहेगी, वीडियो प्रीमियर रहेगी, तो हम वीडियो देखते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका हम शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे तुरंत। जैसे कोई समस्या होगी, जब मान लीजिए क्वेश्चन समझ में नहीं है, तो हम उसकी शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। इसलिए आपको कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आए तो आप उसका तुरंत कर देंगे। तो औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश की कुल इनकम जितनी होगी उसमें किससे डिवाइड कर देंगे? कुल जनसंख्या को उसमें से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या निकल आएगी? प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसने ही 2 कारण बताइए। पहला कारण ये हो गया कि ऑटोमन बिस्मार्क ने 3 देशों के साथ युद्ध करके जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको एक किया। वो कौन कौन से देश थे जिसके साथ इसने युद्ध किया था? तो सबसे पहले डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध करके जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लिया? एक कर लिया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपनी समझदारी और चालाकी की वजह से इसने जर्मन के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे ना तो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, उनको अपने, कहने का मतलब अपने फेवर में किया और जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, ये 2 पॉइंट बनते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये तो अभी कल ही परसों में पढ़ा है हमने। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सबसे पहला निजी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र, और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र।
सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र जिस पर किसी एक आदमी या एक ग्रुप का हक होता है, अधिकार होता है। जैसे आप लोग जियो रिलायंस की जो कंपनी है वो देख लीजिए, जियो रिलायंस, इस पे एक आदमी का हक है कि नहीं? किसका? मुकेश अंबानी जी का। तो ये कैसा क्षेत्र रहेगा? निजी क्षेत्र हो जाएगा। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, कोई भी आए जाए भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गांव का सार्वजनिक मैरिज हॉल हो गया, जिसमें सभी लोग शादी करते हैं, ये सब सरकारी स्कूल हो गए। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। और बात करें जो निजी क्षेत्र होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण। अब देखिए, जियो कंपनी है, ठीक है, रिचार्ज बढ़ाएगी, नए नए फोन लॉन्च करेगी, किस उद्देश्य से लॉन्च करेगी? प्रॉफिट हो, हमें लाभ हो। ये नहीं देखेगी गरीब रिचार्ज करवा पा रहा है या नहीं रिचार्ज करवा पा रहा है, इसको बस लाभ होना चाहिए। कोई भी कंपनी हो प्राइवेट, उसको लाभ चाहिए। प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, ठीक है, कॉपी हमारे स्कूल से लीजिए, ड्रेस हमारे स्कूल से लीजिए, मंडे को ये ड्रेस चलेगा, सोमवार को ये ड्रेस चलेगा, है अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस लगेगा, हरदम एक एक फंक्शन होगा, बस पैसा उन लोगों को कमाना है, लाभ कमाना है। तो प्राइवेट, इसे हम प्राइवेट सेक्टर भी कह देते हैं, निजी क्षेत्र को, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। अब सरकार ने रेलवे बना दिया, रेलवे से बहुत ज्यादा किराया भी नहीं लगता, जबकि कितने सारे उसमें कर्मचारी लगे हुए, अलग से पैसा भी लग देती सरकार को, हमेशा घाटा होता है रेलवे से। लेकिन इसका काम क्या है? कल्याण। इसका उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण हो। मेट्रो स्टेशन बनवा दिया, ठीक है। अब हम लोग कानपुर में रहते थे, पूरी मेट्रो में 4-5 लोग सफर करते थे, लेकिन मेट्रो चल रही है। सरकार क्या चाह रही है? कि समाज का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ठीक है। तो निजी क्षेत्र, इस पर किसी एक आदमी का या एक ग्रुप का हक होता है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र, इस पे सभी लोगों का अधिकार होता है, जैसे भारतीय रेलवे, इसे सरकारी क्षेत्र भी कह देते हैं, इसे सरकारी क्षेत्र भी कह देते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कल्याण। क्या होता है? कल्याण हो सभी का, ठीक। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर आपके सामने देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? तो मृदा अपरदन को कहते हैं मृदा कटाव। क्या कह देते हैं इसे? मृदा कटाव कह देते हैं, ठीक। तो मिट्टी का कटना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में अभी देखिए हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो बारिश जब होती है, पानी गिरता है, तो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो मिट्टी कट के जा रही है, मिट्टी कट के जा रही है कि नहीं? तो इसे हम क्या कह देंगे? मृदा कटाव, मृदा अपरदन कह देंगे। मिट्टी के कटाव को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक। जबकि अगर बात की जाए इसके कारण क्या, तो सबसे पहले जल के माध्यम से मिट्टी का कटाव होता है। दूसरा हवा के माध्यम से। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, जब हवाएं तेजी से चलती हैं तो मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ये भी मृदा कटाव हो रहा है। तो मृदा अपरदन, मिट्टी की कटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के दो कारण जल और हवा हैं, ठीक है। जल अपने साथ, पानी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। उसी तरीके से हवा जब तेज चलती गर्मी के दिनों में, मिट्टी को उड़ा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बताया भी अच्छे से क्लासरूम में, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है? कोई 3 कारण बताइए। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता, जल दुर्लभता क्या है?
कोई 3 कारण बताइए। तो अगर बात करें जल दुर्लभता क्या है, तो जल दुर्लभता पानी की कमी को, किसको, पानी की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। पानी की कमी को क्या कह देते हैं, जल दुर्लभता कह देते हैं। पानी की कमी को जल दुर्लभता कह देते हैं। तो पानी किस लिए कम हो रहा है, पानी क्यों कम हो रहा है, आप लोग खुद ही सोचिए। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो जल का अनावश्यक उपयोग, जल का अनावश्यक उपयोग। आप लोगों ने अपने गांव मोहल्ले में ये देखा होगा कि पानी का अनावश्यक उपयोग किया जाता है। यानी कि जरूरत है 1 बाल्टी पानी की, लेकिन घर में मोटर लगा हुआ है, समरसेबुल लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो 5 बाल्टी पानी निकाला जाएगा। बच्चे को दे दिया जाएगा, वो मोटर से खेल रहा है, पानी बह रहा है। तो जल का जो अनावश्यक उपयोग है, ये सबसे बड़ा कारण है जल की जो कमी होती जा रही है, जो जल स्तर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि जल के बिना, पानी के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल है तो जीवन है, इसलिए आपको जल की सुरक्षा करनी है, पानी को बचाना है। अगर कहीं टोटी वोटी खुली और आप उधर से गुजर रहे हैं तो आपका ये दायित्व है, आपका ये कर्तव्य है कि आप उस टोटी को बंद कर दीजिए, ताकि जो है वो पानी का अनावश्यक उपयोग ना हो, पानी बहे नहीं, पानी का दुरुपयोग ना हो। अब दूसरा पॉइंट देखें, जल क्यों कम हो रहा है, जो सिंचाई के माध्यम से कम हो रहा है। किसके माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से कम हो रहा है। जो सिंचाई आर्टिफिशियल तरीके से की जा रही है, तो सिंचाई, अब कहेंगे सिंचाई पेड़ पौधों को तो लग रही है, लेकिन सिंचाई जब होती है तो उसमें से 50, आपने खेत में पानी भर दिया तो उसमें से 50% क्या पानी हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो सिंचाई जो आप लोग करते हैं उसके माध्यम से भी पानी की कमी आई है। और तीसरा पॉइंट अगर बात की जाए, पेड़ पौधों की कटाई। किसकी, पेड़ पौधों की कटाई। पेड़ पौधों की कटाई जब आप करेंगे तो बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो पानी की मात्रा घटेगी। तो जल दुर्लभता, पानी की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। और जल दुर्लभता का 3 कारण ये है कि सबसे पहले जल का अनावश्यक उपयोग, दूसरा कारण है सिंचाई, और तीसरा कारण है पेड़ पौधों की कटाई। ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे क्या हो रहा है कि जिससे आपके जल कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। प्रश्न क्या है, रॉलेट एक्ट क्या था। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट, जिसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, काला कानून भी कह देते हैं। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसने हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी कर दी। क्योंकि इस कानून के अंतर्गत अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करते हुए पकड़े गए तो आप पर बिना मुकदमा दर्ज किए हुए 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बिना मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और 2 साल तक आपको जेल में डाल देंगे, बाद में फिर मुकदमा देखा जाएगा। अगर आप अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ भी करते हुए, कुछ भी एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। तो इस आंदोलन का विरोध कैसे किया गया, महात्मा गांधी ने इसके विरोध में क्या चलाया था, कौन सा आंदोलन चलाया था, तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें अंग्रेजों की तमाम वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, यानी कि छात्रों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया। जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़े थे, वस्तुएं थी, उनकी होलिका जलाई गई, इकट्ठा करके उनको जला दिया गया। तो असहयोग आंदोलन ये सब था। ठीक है, बाकी जब लॉन्ग क्वेश्चन इसी सीरीज में लेकर आएंगे, बहुविकल्पी तो करवा ही दिया है। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आप लोगों का पूरा हल करवा देंगे टॉपिक।
ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत अगर आप अंग्रेज सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही करते हुए पकड़े गए तो आपको 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो भी बिना मुकदमा दर्ज किए। इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चला करके किया था। असहयोग आंदोलन जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तमाम वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उनके द्वारा बनाए गए कानून का बहिष्कार किया गया, ये तमाम चीजें असहयोग आंदोलन में की गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को हम अविनाशीय परंपरागत स्रोत भी कह देते हैं। अविनाशीय परंपरागत स्रोत भी कह देते हैं, अविनाशीय ऊर्जा स्रोत कह देते हैं। ठीक है, अविनाशीय ऊर्जा के स्रोत भी कह देते हैं, यानी कि जो जिनका विनाश नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होते, ऐसे ऊर्जा के स्रोत, या इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कह देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कह देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कह देते हैं किसे? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को अविनाशी ऊर्जा संसाधन भी कह देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कह देंगे। इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम। ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अविनाशीय ऊर्जा संसाधन या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यानी कि इनका विनाश नहीं होता, अविनाशी, नवीकरणीय, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं हम इसे। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2 उदाहरण पूछा है ना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसका विनाश नहीं होता, जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा देखिए, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते जाइए, सूर्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आज सूर्य निकलता है वैसे कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा। पवन ऊर्जा, हवा का भी इस्तेमाल करते रहिए, रोज सांस लीजिए, ठीक है, और एनर्जी हासिल कीजिए, इससे तमाम चीजें बनाइए, फिर भी इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। ठीक, अब अगला प्रश्न नंबर कितना है? 10। प्रश्न नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? क्या है प्रश्न? सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है ताकि देश में गृह युद्ध ना हो, देश में गृह युद्ध ना हो, और सांप्रदायिक दंगे ना हो, देश में शांति बनी रहे। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट तो बहुत है। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि देश की शक्ति का बंटवारा कर देना। ठीक है, यानी कि सत्ता में सभी धर्म के लोग शामिल हों, सभी जाति के लोग शामिल हो। ऐसा नहीं कि देश में केवल हिंदुओं की हो जाए, सभी शक्ति उन्हें दे दी जाए, या केवल मुसलमानों को शक्ति दी जाए, केवल यूपी वालों को शक्ति दे दी जाए, या केवल बिहार वालों को शक्ति दी जाए। सभी भाषा के बोलने वाले लोगों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाए। किसमें? जितने मंत्री हिंदू हो उतने ही मंत्री मुस्लिम हो। कोई भी अगर विचार विमर्श फैसला हो तो सभी से पूछ कर तब निर्णय लिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था सत्ता की साझेदारी में होती है। अगर आप किसी एक जाति को सब कुछ दे देंगे तो बाकी जो जाति का, खाली हिंदुओं को दे देंगे तो मुसलमान, सिख और जैन हो गए, ईसाई हो गए, सब नाराज हो जाएंगे। तो क्या होगा? इससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, देश के लोग आपस में लड़ने लगेंगे, जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ा है श्रीलंका में जैसे हालात बने थे। ठीक है, दंगे भड़कने लगेंगे, सांप्रदायिक दंगे।
सुख शांति बनी रहे, ये सब दंगे फसाद ना हो, इसलिए सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा देश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देश में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? पहला पॉइंट, देश में गृह युद्ध ना हो इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। देश में सांप्रदायिक दंगे ना हो, जगह जगह धर्म के आधार पर दंगे ना हो, इसलिए जरूरी है सत्ता का बंटवारा। देश में शांति बनी रहे, इसलिए भी जरूरी है सत्ता का बंटवारा। ठीक है, बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये तमाम कारण हैं जिसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, संघवाद क्या है? प्रश्न है संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? ठीक है, संघवाद देश की शक्ति को दो हिस्सों में बांटना, देश की सत्ता को दो हिस्सों में बांटना, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, जिसे हम लोग राज्य सरकार भी कह देते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? राज्य सरकार भी कह देते हैं। देश की सत्ता को दो हिस्सों में बांट देना, केंद्र सरकार और प्रांतीय राज्य सरकार में, उसे हम क्या कह देते हैं? संघवाद। देश की सत्ता को प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में विभाजित कर देना क्या कहलाता है? केंद्रीय संघवाद कहलाता है। ठीक है, देश को ताकि ऐसा किस लिए किया जाता? ताकि शासन व्यवस्था चलाने में आसानी हो। अब मोदी जी इतना बड़ा देश अकेले नहीं चला सकते, इसलिए हमारे भारत को 28 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। यूपी की अलग सरकार है, मध्य प्रदेश की अलग सरकार है, बिहार की अलग सरकार है। अब यूपी के मुख्यमंत्री यूपी को संभाल रहे हैं। राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, अब जैसे एक राज्य की सरकार होती है, बिहार की अपनी अलग राज्य की सरकार है, हमारे यूपी की अपनी अलग राज्य की सरकार है, मध्य प्रदेश की अलग राज्य की सरकार है। ठीक है, तो राज्य सरकार जो होती है वो एक राज्य को नियंत्रित करके एक राज्य पर उसका शासन रहता है, जबकि जो केंद्रीय सरकार होती है इसका संपूर्ण देश पर शासन रहता है। प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार का किसी एक राज्य पर, जैसे यूपी की सरकार है तो उसका शासन, उसकी बात कहां पर मानी जाएगी? केवल यूपी में मानी जाएगी। जबकि केंद्रीय सरकार ये पूरे देश स्तर की सरकार होती है। ठीक है, देश स्तर की सरकार कौन है? केंद्रीय सरकार। और राज्य स्तर की सरकार कौन है? राज्य सरकार। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सत्ता को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभाजित करना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है, ताकि देश की शासन व्यवस्था चलाने में आसानी हो या सुविधा हो। ठीक है, बात करें 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ क्या है? प्रश्न कॉर्न लॉ। कॉर्न माने क्या होता है? पॉपकॉर्न खाते हैं ना आप लोग? कॉर्न लॉ, कॉर्न मतलब होता है मक्का। तो ब्रिटिश सरकार ने, कौन सी सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के दबाव में आकर, जमींदारों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर, किसके? मक्का के आयात पर, यानी कि मक्का के आयात पर भी समझा रहे हैं, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आयात मतलब दूसरे देश से सामान मंगाना, इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो दूसरे देश से मक्का आ रहा था उनके देश में, उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारे देश में दूसरे देश से मक्का नहीं आएगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि मक्का का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहां पे मक्का की कमी पड़ गई, कॉर्न की कमी हो गई। अब भाई मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जितनी ज्यादा मांग किसी चीज की होगी, अगर उसकी पूर्ति होती रही तो रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब भाई डिमांड है जनता की, लेकिन वो चीज मार्केट में आ नहीं रही है। मान लीजिए कि आपको चाहिए पनीर, पनीर पूरा देश खा रहा है, लेकिन पनीर का उत्पादन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, पनीर की पूर्ति मार्केट में नहीं हो पा रही है, तो पनीर का रेट अपने आप हाई हो जाएगा। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो एक दूसरे के वो है कि अगर डिमांड है किसी चीज की, किसकी डिमांड है, तो उसकी सप्लाई भी वैसी होनी चाहिए, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है,
अब वहां पे डिमांड मक्का की बहुत थी, लेकिन मक्का दूसरे देश से आ नहीं रहा था, जिससे क्या हो गया, मक्का का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे वहां के जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए सरकार से। जमींदारों ने इसमें अपना फायदा देखा था कि हम बेचेंगे महंगे दामों में, तो क्या हुआ, जिससे बाद में सरकार को कानूनुल्लाह का उन्मूलन करना पड़ा, कानूनुल्लाह को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, ये सभी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी है, बताई हैं, तो आप लोग याद करे होंगे, समझे होंगे। कानूनुल्लाह, ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध लगा दिया था उसी को कानूनुल्लाह कहते। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन में मक्का के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, ब्रिटेन में मक्का के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए, जिससे जनता वहां की सरकार से काफी ज्यादा नाराज हो गई। अंततः सरकार को कानूनुल्लाह को खत्म करना पड़ा, कानूनुल्लाह का उन्मूलन करना पड़ा। कानूनुल्लाह समझ में आ गया? ठीक है, हमने कहा कि अब भाई मजबूरी है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और हम क्या करेंगे, उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास नहीं चल रही है तो आपका डाउट नहीं सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपका डाउट 100% सॉल्व किया जाएगा। तो ये कानूनुल्लाह था प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? 13 नहीं, प्रश्न नंबर 13, तांबा का कोई दो उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या? तांबा का कोई दो उपयोग लिखिए। तो आपकी नजर में तांबा का क्या क्या उपयोग है? सबसे पहला उपयोग, तांबा का उपयोग तार बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में? तार बनाने में। तांबा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तांबा का उपयोग तार बनाने में किया जाता है। जबकि दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा उपयोग, तांबा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो तांबा का दो उपयोग क्या हो गया? तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और बर्तन बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों की मम्मी अभी तक संभाल के रखे होंगी तांबा का बर्तन, तो पहले दहेज में तांबे का लोटा हो गया, तांबे की थाली हो गई, ये सब दिया जाता था। हमारे घर में तो आज भी है। हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति कृषि में, किसमें? कृषि में, खेती में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, आधुनिक यंत्रों या आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उपकरणों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग, कामा खाद, आधुनिक खाद व उर्वरकों का प्रयोग आदि का उपयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। किसमें वृद्धि करना? उत्पादन में वृद्धि करना। ये क्या कहलाता है? हरित क्रांति। कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के, अच्छी किस्म के आधुनिक खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन स्तर को बढ़ाना। उत्पादन को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति के पिता भारत में MS स्वामीनाथन। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। जबकि पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं। ठीक, हमारे भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन और पूरी दुनिया में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति क्या है? कृषि में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाए, आधुनिक बीजों का प्रयोग किया जाए, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाए, खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, ताकि उत्पादन इंक्रीज, उत्पादन में बढ़ोतरी हो। वही क्रिया क्या कहलाती है? हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के पिता
डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलाग जी हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और हमें तो ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से काफी ज्यादा प्रश्न आ भी रहे होंगे पहले से। ठीक है, तो चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? चौरी चौरा हत्याकांड क्या है? तो चौरी चौरा हत्याकांड की घटना 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह घटना घटी थी, चौरी चौरा हत्याकांड की घटना, जिसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। पहले पुलिस वालों को मारा, फिर उनको पुलिस चौकी में बंद करके उसमें आग लगा दी। इसमें 25 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 25 लोग मारे गए थे। कहां पर? चौरी चौरा हत्याकांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी, जिसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक पुलिस चौकी में पुलिस वालों को पहले मारा और उनको पुलिस चौकी में बंद करके आग लगा दी। इसमें कुल 25 लोग मारे गए, जिसमें 23 पुलिसकर्मी थे और 2 बेचारे बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये थी चौरी चौरा हत्याकांड की घटना। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि कमेंट करके इसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपको आ रहे थे, और जो क्वेश्चन न समझ में आया होगा वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे, उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 2-3 दिनों के लिए दिक्कत है, ठीक है, जब तक ऑर्डर लग चुका है कैमरे का। ठीक है, जितना टाइम आने में लगे बस उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी फिर जब आ जाएगा फिर से क्लासेस लाइव हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम मोबाइल से चलाते थे तो मोबाइल से अब दिक्कत हो रही है, मोबाइल क्या हो रही है, ओवर हीट हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए कैमरा आ जाएगा तो सारी दिक्कत, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी लास्ट में जरूर बताएंगे। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।